आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। स्वागत है आपका इबेक्स कैश स्टूडियो में। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन और हमारे साथ हैं सर्वेंद्र श्रीवास्तव जो आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। और इस समय मार्केट पे एक नज़र डालते हैं। 190 पॉइंट नीचे है सेंसेक्स और 50 पॉइंट निफ्टी। बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट की वीकनेस दिख रही है। संकेत तो बड़े अच्छे थे आज, ग्लोबली भी डोमेस्टिक भी, और दिवाली बहुत शानदार गई। फिर मार्केट में प्रेशर क्यों आया? सर्वेंद्र जी बताइए, मार्केट में दबाव क्यों है इतना? नीरज जी बहुत बहुत नमस्कार और नव वर्ष की शुभकामनाएं आपको भी, पूरी टीम को और सारे दर्शकों को। पहली बार हम नए साल में जुड़ रहे हैं जी। देखिए, जो गए गुरुवार को हमने जो बात की थी, तकरीबन थॉट प्रोसेस वही है, व्यू वही है कि अब जो बास्केट है वो थोड़ा सा डिक्लाइनिंग बास्केट, एडवांस डिक्लाइन में ज्यादा है। बैंक निफ्टी में टारगेट्स हमारे इंडेक्स में यही हफ्ते में आ गए। अभी जो गए हफ्ते में हमने जो स्ट्रेटेजी सुझाई थी 40,000 के आसपास शॉर्ट करे स्पॉट में और 39,300 के टारगेट्स रहेंगे, तो बैंक निफ्टी तो वहां आ गया है। तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड्स उतने अब नहीं बचे हैं शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के। बट ओवरऑल पोजिशनली बैंक निफ्टी भी आज थोड़ा सा नरम लग रहा है, मुझे थोड़ा वीक लग रहा है। और जो हमने मंथली पैटर्न्स देखे अब, उनके फॉलो थ्रूज जो ओवरऑल बाजार में देखने को मिल रहे हैं, तो काफी सारे स्टॉक्स में थोड़े से आपको लग रहा है कि थोड़े नेगेटिव फॉलो थ्रूज आ रहे हैं। जहां तक रही निफ्टी की बात, वहां पे भी रिस्क रिवॉर्ड्स हमारे मेंटेन्ड है, वहां भी टारगेट्स नहीं आए हैं। गए हफ्ते का ही व्यू लेके चलेंगे कि 18,000 के आसपास हमने बेचने की राय दी थी, तो वो ट्रेड एक्टिवेट हो गया है। स्पॉट में 18,000 के आसपास बेचें, जिन्होंने नहीं बेचा वो 18,000 के आसपास बेचें, रिस्क रिवॉर्ड अच्छे रहेंगे। जिन्होंने कर लिया है वो ट्रेड एक्टिवेट। आई थिंक 17,700 के स्पॉट में निफ्टी के लिए मेरे पास लग रहा है टारगेट्स हैं स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। और 18,116.60 पे एक स्पॉट पे स्टॉप लॉस रहेगा। बट आज का जो ओपन देख रहा हूं और ओवरऑल वीकली मंथली सेटअप देख रहा हूं, पोजिशनली भी मार्केट अब थोड़ा सा नरम होता हुआ, वीक होता हुआ दिख रहा है जी। कोई एक स्टॉक बताइए सर्वेंद्र जो इस समय आप ट्रेड करना चाहते हैं। देखिए, 3 ट्रेड्स लाया हूं। एक तो कोल इंडिया है जो हमें अच्छा लग रहा है, गैप पे भी अच्छा लग रहा था। तकरीबन 170-172 के लेवल्स के आसपास अच्छे सपोर्ट्स यहाँ कोल इंडिया में हैं, तो यहाँ एकमात्र राय है बाय करने की। कोल इंडिया बाय करें। 194 के टारगेट्स हैं, 162 रुपये 40 पैसे का स्टॉप लॉस कोल इंडिया के लिए। टारगेट दोहरा दूं, 194 का टारगेट है, कोल इंडिया बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 162.40। और जो बाकी 2 ट्रेड्स हैं मेरे, वो दोनों सेल साइड हैं। पहला है अशोक लेलैंड। वहां अगर आप देखें स्टॉक में, तो आई थिंक क्लियरली 150 के आसपास बहुत अच्छी सप्लाई रही है कुछ महीनों, कुछ हफ्तों में। और मुझे लगता है कि पैटर्न्स भी थोड़े बेरिश बन रहे हैं, मोमेंटम भी साथ छोड़ रहा है। तो अशोक लेलैंड आपको फिसलता हुआ दिखेगा तकरीबन 131 रुपए की तरफ, तो यहाँ शॉर्ट करने की राय है। और 155 रुपए 80 पैसे पे आपका यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रहेगा अशोक लेलैंड के लिए। दोहरा दूं मैं वापस टारगेट्स, अशोक लेलैंड बेचना है 131 रुपए के टारगेट्स, 155.60 का अशोक लेलैंड में स्टॉप लॉस है। और मेटल्स, यहाँ पे भी मुझे लगता है हिंडाल्को, जहां बाउंस बहुत वीक दिख रहा है, 3-4 दिन का जो ये बाउंस है बहुत वीक दिख रहा है, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म एवरेजेस के नीचे कहीं इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो मेरा मानना है कि ये भी थोड़ा फिसलेगा। मंथली पैटर्न इसके खराब हैं, गए मंथ का जो इसका कैंडल बना है। तो हिंडाल्को में 426 के टारगेट्स हैं, बेचना है 426 के टारगेट्स, 481.60 का टारगेट स्टॉप लॉस है। और 481.60 का जो हिंडाल्को में स्टॉप लॉस है, इसको आप जरा क्लोजिंग बेसिस पे लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। नीचे में आपको टारगेट्स अच्छे मिलेंगे आते हुए। ओके, चलिए चलते हैं फटाफट दर्शकों की तरफ। चेतन जैन मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चेतन जैन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। जी नमस्कार, बताइए। सर मेरे पास GIC है 119 क्वांटिटी में 277 के भाव से। ओके, 277 भाव पे 119 शेयर। जी हाँ। अच्छा, इसको सही करिए, इसमें 60 लिखा हुआ, 119 शेयर है इनके पास, 277 के प्राइस पे लिया है। कब लिया था आपने ये काफी टाइम हो गया सर। तो बहुत 137 में ट्रेड कर रहा है ये। जी हाँ। सर्वेंद्र भाई क्या करना चाहिए इनको? तो बड़ा नुकसान हो रहा है इनको, चेतन जी को। जी आई थिंक GIC RE लिया है इन्होंने। हाँ, GIC हाउसिंग फाइनेंस में देखता हूँ उसका भाव अलग है। आई थिंक थोड़ा यहाँ तो आई थिंक GIC RE इन्होंने लिया है। और देखिए, इसमें मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि ये स्टॉक हमारी रेगुलर कवरेज में है और हमारी पोजीशंस इसमें रहती हैं, क्लाइंट्स की रहती हैं। इनफैक्ट हम इसको डिस्कस करते रहते हैं, तो वो डिस्क्लेमर देने के बाद मैं इनको ये चीज अटेम्प्ट करता हूँ उस स्टॉक को। मेरा मानना ये है कि इन्होंने काफी पहले लिया और काफी देर से खड़े हैं। अब मेरा मानना यह है कि स्टॉक के ओवरऑल आप सेटअप देखें मंथली वीकली में, तो एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न जिसको हम बोलते हैं वो काफी समय से बन रहा है। और ये मल्टी मंथ मल्टी ईयर पैटर्न है और ये पैटर्न बुलिश है। तो मेरा मानना यह है अगर इनके पास थोड़ी और धनराशि है तो आई थिंक यहाँ पे एवरेज करें, थोड़ी क्वांटिटी डबल करें, एवरेज करें,
इनका कॉस्ट प्राइस नीचे आ जाएगा, नहीं तो ये भाव इनका आते आते काफी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ थोड़ा एवरेज करें, डबल करें क्वांटिटी को, और पूरी क्वांटिटी पे मेरे हिसाब से 124 रुपए 40 पैसे का एक क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस लगाएं, और जीआईसी आरई में इनको बाय करने की राय है यहाँ से। ओके, तो आप एवरेज करें और एवरेज के बाद आपके 124.40 के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखें, और इनका मानना है कि यहाँ से ऊपर जाने की ओर बढ़ रहा है जीआईसी आरई। जोधपुर से हार्दिक जी फोन लाइन पे हैं। हार्दिक जी नमस्कार, सवाल पूछें अपना। गुड मॉर्निंग सर, हार्दिक टाका बोल रहा हूँ जोधपुर राजस्थान से। मेरा सवाल है एसबीआई बैंक के मेरे 1821 शेयर्स है 390 की प्राइस पे, और मेरा लॉन्गर टर्म होराइजन है 5 इयर्स के लिए। तो मुझे सर्वेंद्र जी राय फरमाएं क्या करना चाहिए मेरे को। सर्वेंद्र जी फरमाइए। 5 साल के लिए रुक सकते हैं, लंबे समय के लिए रुक सकते हैं, और अच्छे मुनाफे बैठे हुए, सही प्राइस पे लिया था, क्वांटिटी भी ठीक ठाक है इनके पास, रुकें ये, बने रहें? जी बिल्कुल, आई थिंक विनिंग ट्रेड में अगर खड़े हैं तो ट्रेड को हमेशा टाइम देना चाहिए, और इनका नजरिया भी काफी लंबा है। तो एसबीआई तो क्वालिटी स्टॉक है, आई थिंक इसमें बने रहना चाहिए। बट जब आप एक मुनाफे वाले सौदे में बने रहते हैं तो आप कोशिश ये करें कि हमेशा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे रहें, सो दैट आपका वहां पे नुकसान होने का चांस खत्म हो जाता है। तो मेरे हिसाब से अब क्योंकि इनका होराइजन भी बड़ा है, नजरिया बड़ा है, तो इनका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो भी थोड़ा वाइड आएगा। मेरे हिसाब से तकरीबन 434 के आसपास इसमें अच्छे लेवल्स मुझे दिख रहे हैं। इनको उस लेवल को मद्देनजर रखते हुए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 434 पे लगा के रखना चाहिए, क्योंकि इनका नजरिया बड़ा है, इसलिए स्टॉप लॉस भी थोड़ा वाइड है। बट 434-40 के स्टॉप लॉस से खड़े रहे। ओके, तो 434 का ध्यान रखिए और आप इस पे बने रहिए। अच्छे लेवल पे आपने लिया और आपको अच्छा गेन भी हो रहा है, तो आप इस पे रुक सकते हैं। नरेंद्र कुमार जी हमारे साथ हैं। नरेंद्र जी नमस्कार, सवाल पूछें अपना। शायद नरेंद्र जी का फोन डिस्कनेक्ट है। इनका सवाल HDFC AMC पे है। 2350 की प्राइस पे इन्होंने 200 शेयर ले रखे हैं। सर्वेंद्र, HDFC AMC बताइए क्या करना चाहिए इनको? 2350 की बाइंग है इनकी, अभी प्रॉफिट में अच्छे खासा ही। देखिए, डेटा तो यहाँ पे नीरज जी थोड़ा कम रहता है, तो उसमें बहुत ज्यादा मीडियम टू लॉन्ग टर्म सेटअप्स उतने नहीं उभर के आएंगे। बट आई थिंक मुनाफे में है, और अच्छे मुनाफे में है। आई थिंक कॉस्ट के ऊपर स्टॉप लॉस बना के इसमें बने रहें। इसका ये जो करंट डिक्लाइन है, आई थिंक काफी शार्प ये आ गया है। इसमें अब मोमेंटम ने इसका साथ छोड़ दिया है, मींस पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस आने लगे हैं। जहां भाव गिर रहा है लेकिन मोमेंटम अब थोड़ा सा संभल चुका है। तो आई थिंक कॉस्ट के ऊपर स्टॉप लॉस बना के बने रहें। इनको एक बाउंस मिलेगा तकरीबन 2850 2900 तक का। अगर वो बाउंस मिलता है तो आई थिंक उसमें थोड़ा सा मुनाफा बांधें, और क्योंकि टाइम लगाएगा स्टॉक अब रिकवर करने में, तो आई थिंक 2850 2900 के आसपास के बाउंस में थोड़ा मुनाफा बांधें वहां पे। थोड़ा सा मुनाफा इसमें आपको बांधना चाहिए। चलिए एक स्टॉक की बात करते हैं, मुथूट फाइनेंस की। कंपनी ने अपने नतीजे पेश किए, नतीजे काफ़ी बेहतर थे। 11% इनकी आमदनी में बढ़ोतरी हुई है, 1853 करोड़ के आसपास ये आया है, और कॉस्ट टू इनकम भी 23-24% ग्रोथ बढ़ के दिखी है, और मार्जिन पे स्लाइटली इम्प्रूवमेंट यहाँ पे देखने को पड़ा। लेकिन एसेट क्वालिटी जो है थोड़ा सा अभी भी चैलेंज्ड है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के MD जॉर्ज एलेग्डम रूथ। जॉर्ज साहब नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। नतीजे इस समय काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं, चूँकि आपकी इनकम में भी काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है, और बेटर आउटलुक आपने दिया है। लेकिन लोन ग्रोथ जो गोल्ड की है वो तो लग रही है कि आप वापस पटरी पे आ गए, लेकिन एसेट क्वालिटी में भी थोड़ी थोड़ी दिक्कत है सर, ऐसा क्यों? हाँ जी, थैंक यू, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सी एसेट लोन ग्रोथ अच्छा है, वो ये बोल रहा है। हमारा लोन ग्रोथ था इस क्वार्टर में 5% से थोड़ा ज्यादा है, और पूरा साल तक हम 15% का ग्रोथ एस्टिमेट कर रहा है या गाइडेंस कर रहा है। एसेट क्वालिटी और गोल्ड लोन में कोई संबंध नहीं है एक्चुअली। जो एसेट क्वालिटी जो है वो सिर्फ जो लोन जो है जिस कस्टमर्स को हमने टाइम दिया है रीपेमेंट के लिए, सिर्फ वही आता है NPA बना। वो जो NPA और एसेट क्वालिटी जो आप बोल रहे हैं, उनका 100% गोल्ड हमारे पास है, और हमारा पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। हम सिर्फ यही किया है, कस्टमर्स को थोड़ा टाइम और दिया है। अदरवाइज वी वुड हैव टू ऑक्शन द गोल्ड। जो ऑक्शन गोल्ड के अगेंस्ट में वी हैव केप्ट द गोल्ड फॉर सम मोर टाइम, एंड दैट इज व्हाट यू सी एसेट क्वालिटी इन द नेक्स्ट 3 months। अगले 3 महीने में ये सब लोन वापस
ले जाएंगे और हमारा पैसा मिलेगा। और फिर भी उसमें से एक दो कस्टमर्स वापस नहीं लिया, हम ऑक्शन करेगा। इसमें 1 रुपए का लॉस नहीं होगा। हमारा एसेट क्वालिटी या जो एनपीए जो दिख रहा है वो टेक्निकल एनपीए है, वो वैसे जो बिग डिफॉल्टर वैसा एनपीए नहीं है वो गोल्ड लोन का। जॉर्ज जी, ये तो बिल्कुल सही है कि चूंकि आप कोलेटरल गोल्ड है तो आपको नुकसान तो हो ही नहीं सकता। लास्ट क्वार्टर में, जिस क्वार्टर की हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इसमें क्या आपने कुछ गोल्ड ऑक्शन किया है? अगर किया तो कितना? गोल्ड ऑक्शन हमेशा, हर महीने, हर दिन, हर हफ्ते हम करता है। कितना करता किया? रहता है वो। उसमें कुछ महीने में कम होगा, कुछ महीने में ज्यादा होगा। मेरे ख्याल से पिछले क्वार्टर में मेरा मुताबिक से, अच्छा ठीक नंबर मेरे पास नहीं है, मैं 300-400 करोड़ का ऑक्शन किया होगा। हमारा 50,000 करोड़ में 300-400 कुछ भी नहीं है। नहीं, ठीक है, बहुत नॉर्मल चीज है जी। एक्चुअली जॉर्ज साहब क्या है ना, बॉटम ऑफ पिरामिड जो है इस समय फाइनेंशियल सेक्टर का, वहां पे थोड़ी दिक्कतें हैं। बहुत सारे आप छोटे बैंकों के रिजल्ट्स देखिए या इन जनरल देखिए तो बॉटम ऑफ पिरामिड में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। लोग शायद रिपे नहीं कर पा रहे, नहीं कर, इसलिए मैंने सवाल पूछा कि आपका चूंकि एनपीए 1.85 पहुंच गया है 1.22 से, तो इसलिए मुझे लगा कि शायद ये सवाल जानना जरूरी है कि क्या जो लोअर लेवल पे बिजनेसेस हैं, जो छोटे बिजनेसेस हैं, उनमें ज्यादा दिक्कत आ रही है क्या? हाँ जी, ऐसा है। जब बिजनेस वगैरह वापस आ रहा है और छोटा बिजनेस बड़ा अमेज़न वगैरह इनका बिजनेस खूब चल रहा है, और छोटा बिजनेस को अभी भी थोड़ा दिक्कत है, जरूर दिक्कत है। मेरा ख्याल है और मेरा उम्मीद है अगला 2-3 क्वार्टर में वो भी पिकअप, वो भी सही होगा, वो ठीक होगा। अभी तो थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि अगर आज तो बड़ा कंपनी को अच्छा सेल्स वगैरह होता है, छोटा ट्रेडर्स वगैरह इनको कोई कुछ ना कुछ दिक्कत हो रहा है। मगर मेरा उम्मीद है ये अगला 2-3 एक क्वार्टर, नेक्स्ट क्वार्टर में वो भी ठीक होगा। और हमारा जो बॉटम ऑफ पिरामिड का कस्टमर नहीं है, जो जैसे एमएफआई लोन वगैरह कस्टमर नहीं है जो गोल्ड लेता है, हमारा एवरेज टिकट साइज है 50,000 60,000 है, और लोन्स 20,000 30,000 5 लाख 10 लाख 25 लाख तक का भी लोन भी हम देते रहता है। तो बॉटम ऑफ पिरामिड वैसे नहीं है, मगर आपने जो सही बताया है, ये छोटा कस्टमर्स, छोटा शॉपकीपर, छोटा दुकानदारों को थोड़ा प्रेशर है आजकल। मगर मैंने जो बोला है वो अगला 2-3 क्वार्टर में वो भी सही होगा, वो भी ठीक हो जाएगा। सर, आपकी हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस कैसा काम कर रहा है? उसकी बुक में क्या स्थिति है? किसका? हाउसिंग फाइनेंस। हाउसिंग फाइनेंस, हम जो हाउसिंग फाइनेंस देता है वो सिर्फ अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस देता है, कोई बड़ा नहीं है। और वो एवरेज टिकट साइज जो है 10 लाख का है, वो छोटा हाउसेस देता है। हमारा एक टाइम तो हमारा 2600 करोड़ का एएम था, अभी 2 साल में ये तो हमने रिड्यूस कर दिया है, वो जानबूझ के या नोइंगली रिड्यूस किया है, हमने स्लो किया है। वो रिपेमेंट वगैरह जो आ रहा है, इसलिए वो 1600 तक आ गया है। पिछले 2 साल वो ये जो कोरोना जो आया है 1-1.5 साल पहले, इससे पहले भी अफोर्डेबल हाउसिंग में बड़े प्रेशर थे, कोई ठीक से बिल्डर्स दे नहीं पाता है, वो कोरोना से पहले भी था, वो स्ट्रेस उस टाइम भी था। अगर आज तो नॉर्मल या कन्वेंशनल होम फाइनेंस ठीक से चल रहा है, मगर मेरा ख्याल से सभी अफोर्डेबल होम फाइनेंस ठीक से नहीं चल रहे। इसका एक कारण है, जो अफोर्डेबल होम जो लेता है वो तो माइग्रेंट वर्कर्स है, छोटा वर्कर्स है, वो सब, इसका जॉब लॉस बहुत था, वो तो सिटी से भाग गया भी था, वो सब अभी वापस आ रहे हैं। अभी जब तो वो लोग वापस आएगा तब तो अफोर्डेबल होम का डिमांड भी ज्यादा बढ़ेगा और ये बिजनेस भी बढ़ेगा। हम इस क्वार्टर से हमारे डिस्बर्सल थोड़ा अच्छे तरह से शुरू किया है, और मेरा ख्याल से 2-3-4 क्वार्टर में हमें बुक का ग्रोथ भी चलेगा। अभी जो है वो रीपेमेंट जो आता है, इसीलिए इसका एयूएम नीचे आ रहा है। एयूएम नीचे आ रहा है, 4th क्वार्टर है जो नीचे आया है। और जॉर्ज साहब सही कह रहे हैं कि थोड़ा सा भी निचले लेवल पे थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन वो सही हो जाएगी जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ऊपर की तरफ आ रही है।
तो बेहतर होता हुआ दिखे। जॉ साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत शुभकामनाएं कि अगले क्वार्टर में आप और बढ़िया नतीजे दें। फिर हम लोग फिर से एक बार बातचीत करेंगे। तो मुथूट फाइनेंस से हम अच्छा करेगा जी। बिल्कुल सर, मेरी बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू जी। तो मुथूट फाइनेंस एक आउट परफॉर्मर है मार्केट के लिहाज से, बहुत ही अच्छी इसने ग्रोथ दिखाई है, और स्टॉक आज भी देखिए 7-8% ऊपर है, 1650 रुपये में ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। छोटा सा एक ब्रेक लेंगे यहाँ पे, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो होगा खिलाड़ी नंबर 1।